हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपनी बात चली थी एरोमेटिसिटी की। अब हम उसी के आधार पर एरोमेटिक कंपाउंड्स को अपन ने क्या बोला था, एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में कुछ कंपाउंड्स आते हैं। जैसे एक तो अपन ने पढ़ा था क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड, क्या पढ़ा था, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने क्या देखा, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक अपने बात की थी मिजोएनिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में अपन ने कुछ कंपाउंड लिए थे, जिसमें सबसे पहला कौन सा था, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद मिजोएनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपने क्या पढ़ा, एक तो क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ लिया, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल से पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे मिजोएनिक कंपाउंड्स की। मिजोएनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से कंपाउंड में इस तरीके से ये जो एरोमेटिक कैरेक्टर रखते हैं इस मिजोएनिक कंपाउंड्स में, इसके कुछ एग्जांपल से पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मिजोएनिक कंपाउंड से। तो देखना ध्यान से, इस मिजोएनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। मिजोएनिक कंपाउंड्स तो देखना ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या बोली जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मिजोएनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे विषम चक्रीय द्विध्रुवीय यौगिक होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश के बीच डिलोकेलाइजेशन होता है। मैंने क्या कहा, ऐसे द्विध्रुवीय विषम चक्रीय यौगिक जिसमें धनावेश और ऋणावेश में डिलोकेलाइजेशन हो। इसका मतलब क्या हो, विस्थानीकरण हो। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, मिजोएनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। मैंने कहा ऐसे द्विध्रुवीय डाइपोल विषम चक्रीय का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे डाइपोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, डाइपोल का मतलब यहाँ पे क्या है, धनावेश और ऋणावेश, इन दोनों में क्या होता हो, डिलोकेलाइजेशन होता हो। क्या होता हो, डिलोकेलाइजेशन। तो ऐसे डाइपोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसके अंदर क्या होता हो, धनावेश और ऋणावेश में डिलोकेलाइजेशन होता हो, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, मिजोएनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब देखना ध्यान से, मिजोएनिक कंपाउंड्स की बात हो गई, ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। इसका क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया था, पाई इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया कि मिजोएनिक कंपाउंड से कितने टाइप के होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई कि ऐसे डाइपोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता हो, धनावेश और ऋणावेश में डिलोकेलाइजेशन होता हो। तो देखना ध्यान से, इसके क्लासिफिकेशन की मैं अगर बात करूं, इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिजोएनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया था। किसके आधार पर क्लासिफाई किया गया, पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, किस आधार पर मिजोएनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया। देखना ध्यान से, पाई इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन के आधार पर। तो ऐसे बोला जाता है कि मिजोएनिक कंपाउंड्स पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के आधार पर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है टाइप ए मिजोएनिक कंपाउंड्स और एक क्या होता है, टाइप बी मिजोएनिक कंपाउंड।
टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में क्या बोला जाता है, देखिएगा ध्यान से, इन कंपाउंड्स को मिजॉइनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है, देखना। ये तो मैंने बात कर ली इसके क्लासिफिकेशन की, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, टाइप ए किसको बोला जाता है, टाइप बी किसको बोला जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ मिजॉइनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मैंने कहा ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे डाइपोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता हो, धनावेश और ऋणावेश में डिलोकेलाइजेशन होता हो। तो देखना इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मिजॉइनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, मिजॉइनिक कंपाउंड को कैसे शो किया जाता है। तो देखना ध्यान से, मैंने कहा इसमें क्या होती है, एक तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। क्या होती है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ये कोई 5 मेंबर्ड रिंग है जिसको मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, रिंग तभी बनेगी जब आपस में जुड़े होंगे। मैंने कहा एक तो इसके अंदर क्या होती है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ये जो रिंग मैंने शो की है ए बी सी डी, ये अपने कोई 5 एटम है। इसमें अगर मैं हेटेरोएटम्स की बात करूं तो ये जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ये क्या है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ये क्या है, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इस रिंग के पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये रिंग कैसा चार्ज रखेगी, पॉजिटिव चार्ज रखेगी। अब देखना ध्यान से, इसमें क्या होता है, एक तो 5 मेंबर रिंग होती है जो कैसा चार्ज रखती है, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास एक जो एक्सोसाइक्लिक एक एटम होता है जो इसके बाहर, इस रिंग के बाहर जुड़ा होता है, इस रिंग के बाहर जुड़ा होता है। जैसे मैं मान लूं इस एटम को एफ एटम मान लिया, इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इस एटम को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, रिंग से बाहर है, इस रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, रिंग से बाहर है, इसका मतलब इस एटम को क्या बोला जाता है, एक्सोसाइक्लिक एटम। एक्सोसाइक्लिक एटम। तो ये जो एटम है ये क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक एटम। तो मैंने कहा मिजॉइनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, एक तो इसमें 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसपे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक इसमें क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ये धनावेश और ऋणावेश आपस में इनकी बैलेंसिंग जो होती है वो किसके द्वारा होती है, ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। किसके द्वारा होती है, यहाँ पे इनकी बैलेंसिंग बाय, धनावेश और ऋणावेश की बैलेंसिंग किसके द्वारा होती है, बैलेंसिंग बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने कहा मिजॉइनिक कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन को शो करने का तरीका क्या है, एक तो इसमें क्या होती है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक इसमें एक ऐसा एटम होता है जो इस रिंग से बाहर होता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सोसाइक्लिक एटम। ये जो एटम है इस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस्ड किसके द्वारा होते हैं, या मैं कहता हूँ ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, इससे कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में बैलेंस्ड होते हैं। तो ये हो गया मिजॉइनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब बात आती है, मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिजॉइनिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है टाइप ए एंड टाइप बी में। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन भी किस आधार पर होता है, यहाँ पे या तो समीपवर्ती एटम्स के बीच होता है, समीपवर्ती परमाणु में होता है, या क्या होता है यहाँ पे असमीपवर्ती परमाणु में। मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन दो तरीके के हो सकता है, या तो समीपवर्ती परमाणु, समीपवर्ती परमाणु का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम। असमीपवर्ती का क्या हो गया, नॉन एडजेसेंट एटम। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को या तो किसके बीच होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का एडजेसेंट एटम के बीच होगा या नॉन एडजेसेंट एटम्स के बीच होगा, या तो एडजेसेंट एटम या नॉन एडजेसेंट एटम। ये क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो इनकी मैं डेफिनेशन ध्यान से देखना, मैं दे रहा हूं। जब टाइप ए की बात कर रहा हूँ, टाइप ए मिजॉइनिक कंपाउंड, तो टाइप ए मिजॉइनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, देखना ध्यान से। इन कंपाउंड्स में नॉन एडजेसेंट एटम्स क्या होता है, नॉन एडजेसेंट एटम। नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, असमीपवर्ती, जो पास में नहीं हो, उन एटम्स के द्वारा क्या किया जाता है, एटम के द्वारा
पाई इलेक्ट्रॉन्स का 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को नॉन एडजेसेंट एटम के द्वारा अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा हो तो ऐसे मेजोआयनिक कंपाउंड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं? टाइप ए मेजोआयनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा देखना ध्यान से, मैंने कहा इस कंपाउंड में तो क्या है, नॉन एडजेसेंट एटम, इसका मतलब असमीपवर्ती परमाणु। जब समीपवर्ती परमाणु, इसका मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट एटम, समीपवर्ती परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का योगदान पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कर दें, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? टाइप बी मेजोआयनिक कंपाउंड। तो टाइप ए और टाइप बी की मैंने क्या कहा, इसका क्लासिफिकेशन, मेजोआयनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन इस आधार पर किया जाता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया एडजेसेंट एटम के बीच भी हो सकता है या नॉन एडजेसेंट एटम या असमीपवर्ती परमाणु के बीच भी हो सकता है। तो इन दोनों के आधार पर ही इनके क्लासिफिकेशन किए गए, पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के आधार पर टाइप ए और टाइप बी टाइप के मेजोआयनिक कंपाउंड्स। तो टाइप ए में क्या हुआ, जब असमीपवर्ती परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता हो तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ऐसे मेजोआयनिक कंपाउंड टाइप ए की कैटेगरी में आते हैं। जब एडजेसेंट या समीपवर्ती परमाणु 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का योगदान पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को करें तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? टाइप बी टाइप के मेजोआयनिक कंपाउंड्स। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ये तो अपने बोल दिया कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन किसके आधार पर होता है? समीपवर्ती और असमीपवर्ती परमाणु के आधार पर। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इसको छोटे से मैं रिप्रेजेंटेशन, इसमें रिप्रेजेंटेशन शो करता हूं जिससे इजीली समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन टाइप ए एंड टाइप बी का। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने कहा किसी कंपाउंड में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा मेजोआयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसमें 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो गई। एक रिंग के बाहर एक एटम होता है जिस पर, जो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक एटम, F मान लेता हूं मैं। इस पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। 5 मेंबर रिंग पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अभी मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, देखिएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे शो करना है। इसी के आधार पर अपन इसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो ये तो रिंग के बाहर है एक्सोसाइक्लिक एटम जिसमें नेगेटिव चार्ज है। ये बैलेंस किसके द्वारा है? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। इसी तरीके से इस कंपाउंड्स में देखना ध्यान से, अब मैंने कहा नॉन एडजेसेंट एटम्स। नॉन एडजेसेंट एटम्स का मतलब क्या हुआ, इसमें देखना ध्यान से, ये एटम ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट है। किसी भी कोई भी एटम देख लो यहाँ से, जैसे इन 2 एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये ए और बी आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये इसका एडजेसेंट एटम है। ए बी का एडजेसेंट एटम है, बी ए का एडजेसेंट एटम है। तो इसका मतलब एडजेसेंट एटम की बात नहीं कर रहे। टाइप ए का मतलब क्या है? नॉन एडजेसेंट एटम। तो नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ? एक एटम छोड़ के एक, इस एटम से अगला वाला एटम छोड़ के ये एटम। तो यहाँ पे क्या होगा देखना, नॉन एडजेसेंट एटम, मैंने कहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा? नॉन एडजेसेंट एटम जब 2 किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? टाइप ए। बाकी में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा जब नॉन एडजेसेंट एटम, ये नॉन एडजेसेंट एटम है सी और ए, जब इसमें क्या होता हो, इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या दिए जाएं? कंट्रीब्यूशन किए जाएं, कंट्रीब्यूट किए जाएं, तो ऐसे कंपाउंड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं? टाइप ए मेजोआयनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। अगर मैं इसको थोड़ा ओपनली लिख लेता हूं तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा सी बी ए बी और ये ई, और ये जो एटम है बाहर वाला, इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें
मैंने कहा ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। सी भी कितने इलेक्ट्रॉन, नॉन एडजेसेंट एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी सभी एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस एटम में यहाँ पे अगर ई पे मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, इस ई पे पॉजिटिव चार्ज रखने का मतलब क्या है, इस एफ के पास पहले क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा था। ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होने से इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जब ये इस F को दे देगा कॉन्जुगेशन के कारण, यहाँ पे क्या होगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने से इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और एक के पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरी रिंग में क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। इस पॉजिटिव चार्ज का इस रिंग में क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। तो डिलोकलाइजेशन के दौरान नॉन एडजेसेंट एटम जब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिलोकलाइजेशन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन्स का अपना कंट्रीब्यूट करता हो, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, टाइप ए मिडजॉइनी कंपाउंड्स। तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, इसमें डिलोकलाइजेशन कंप्लीटली होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता जाएगा, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस 5 मेंबर रिंग में इसका क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये टाइप ए तरीके का हो गया, जिसमें नॉन एडजेसेंट एटम के द्वारा क्या किया गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो ऐसे मिडजॉइनी कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, टाइप ए मिडजॉइनी कंपाउंड। अब बात आती है टाइप बी मिडजॉइनी कंपाउंड। मैंने क्या कहा, इसमें एडजेसेंट एटम्स के बीच एडजेसेंट एटम देखना ध्यान से। टाइप बी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 5 मेंबर रिंग ए बी सी डी ई, ये मैंने कहा कोई 5 मेंबर रिंग। इस रिंग में मैंने कहा एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट एटम का मतलब क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का योगदान हो एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट का मतलब ये ए और बी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एटम। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूट करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, बाकी में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इस मिडजॉइनी कंपाउंड्स में क्या होता है, एक एक्सोसाइक्लिक एटम होता है जिस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। ये कंट्रीब्यूशन अगर इस नेगेटिव का इस पाई इलेक्ट्रॉन में डिलोकलाइजेशन होगा तो ई के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन देने से इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पहले यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, जब ई ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया या डिलोकलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, एफ के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आया। अब ये पॉजिटिव इसके साथ ये इस रिंग में क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा, इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा। तो मैंने कहा 2 एडजेसेंट एटम, ये और बी एडजेसेंट एटम है, ये क्या करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन करेंगे यहाँ पे इस रिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट एटम्स के बीच पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हुआ। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मिडजॉइनी कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, टाइप बी मिडजॉइनी कंपाउंड। तो ये अपनी बात हो गई टाइप ए एंड टाइप बी मिडजॉइनी कंपाउंड्स। अब अपन बात करते हैं, इसमें कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं मैं। टाइप ए और टाइप बी में एक कॉमन एग्जांपल, कॉमन मिडजॉइनी कंपाउंड्स का एग्जांपल पढ़ते हैं। ये इसकी एरोमेटिक नेचर कैसे होगी देखना ध्यान से। मैंने कहा ये कंपाउंड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। कैसे आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल से, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं मिडजॉइनी कंपाउंड्स के एग्जाम्पल की, तो देखिएगा 1 2 3 ऑक्जा डाइजोलियम 5 ओलेट्स, ये कोई मिडजॉइनी कंपाउंड है, इसकी अपन बात करेंगे। देखना ध्यान से क्या कह रहा है, 1 2 3 ऑक्सा डाइजोलियम 5 ओलेट्स की बात करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, अपने बोला था मिडजॉइनी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, 5 मेंबर रिंग। जैसे 5 मेंबर रिंग की अगर मैं बात करूं, ए बी सी डी ई, मैंने कहा 5 मेंबर रिंग आपस में जुड़ी होगी। एक तो 5 मेंबर रिंग होती है जिसपे एक ऐसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक ऐसा एटम जो एक्सोसाइक्लिक एटम होता है, इस रिंग से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एफ मान लिया मैंने, इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेम के अकॉर्डिंग अपन इसकी क्या रखेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। इसमें ये जो एटम्स है इसकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शो कर देंगे। देखना ध्यान से, इस ए की जगह, इस मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
इस ए को मैं क्या कह रहा हूँ 1 नंबर, बी को 2 नंबर, ये नंबरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये नंबरिंग हो रही है, देखिएगा 5। इस रिंग में कितने एटम्स हैं? 5 एटम है। मैंने कहा 1 2 3, 1 पोजीशन पर क्या है? ओक्जा। ओक्जा का मतलब क्या है? यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? ओक्जा। और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर क्या है? डाईएजा का मतलब क्या है? एजो वर्ड। ये जो एजो वर्ड है, एजो वर्ड किसके लिए लगता है? नाइट्रोजन के लिए। और ओक्जा वर्ड किसके लिए लगता है? ऑक्सीजन के लिए। इसी तरीके से अगर थायो शब्द हो, थायो वर्ड किसके लिए लगता है? सल्फर एटम के लिए। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 पे क्या है? ओक्जा। इस 1 पे क्या है? ओक्जा का मतलब ऑक्सीजन। ओक्जा का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन। और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर क्या है? डाईएजा। डाईएजो का मतलब 2 नाइट्रोजन है। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर क्या है? 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन ये हो गया, एक नाइट्रोजन ये हो गया। अब इस कंपाउंड में यहाँ पे क्या है? कार्बन हो सकते हैं, हेट्रोएटम नहीं हो सकते, क्योंकि इस कंपाउंड में हेट्रोएटम कितने हैं? 1 2 3 पोजीशन इसने शो कर रखी थी। हेट्रोएटम की पोजीशन शो की जाएगी 1 2 3। हेट्रोएटम 3 हेट्रोएटम है, इसका मतलब तीनों हेट्रोएटम 1 2 3 पोजीशन पर आ गए। इसके बाद ये जो एटम्स हैं ये क्या होंगे? कार्बन होंगे। अब बात कर रहा हूँ इस एक्सोसाइक्लिक एटम की, तो देखना ध्यान से। एक्सोसाइक्लिक एटम्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है? इस नेम से पता चल जाएगा। जो 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन पर क्या है? ओलेट्स। ओलेट्स का मतलब, इस ऑल का मतलब, ओलेट्स का मतलब ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? इस ओलेट्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ओलेट्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। एट शब्द, ATES, ये जो 8 शब्द है ये किसके लिए लगता है? नेगेटिव चार्ज के लिए। किसके लिए लगता है? नेगेटिव चार्ज के लिए क्या शब्द लगता है? एट्स। तो देखना ध्यान से, ओलेट्स है, इसका मतलब ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने कहा 5th पोजीशन पर, ये 5th पोजीशन है, इस पे जो एटम जुड़ा होगा इस वो कौन सा होगा? यहाँ पे इसके नेम के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कंपाउंड है ये एक तरीके का कौन सा कंपाउंड है? मिजोआयनिक कंपाउंड है। इसको मैं अगर थोड़ा सा ओपनली लिख लेता हूँ, ओपनली लिखने का मतलब देखिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन होंगे, इसको मैं आपस में जोड़ देता हूँ। देखना 5 मेंबर रिंग बनानी है अपने को। ये 1 इसकी फर्स्ट पोजीशन, देखना ध्यान से, ये इसकी 1 नंबर पोजीशन, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर पोजीशन। मैंने कहा 5 नंबर पोजीशन पर क्या है? एक एक्सोसाइक्लिक एटम, ऑक्सीजन है, जिसपे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इस 5 मेंबर रिंग में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने लिख के इसको थोड़ा ओपनली पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, तो देखना ध्यान से क्या होगा। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर मैं देखना ध्यान से, इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी अगर यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा देता हूँ तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर हो गए। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो गए और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 पोजीशन, जिसमें मैंने कहा ये जो पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की, मैंने कहा इसकी एरोमेटिक नेचर कैसे होती है, इस कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में कैसे आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। एक डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होती है, तो नाइट्रोजन कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। टोटल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करो, यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी काउंट होगी देखना। इस बॉन्ड में कितने हैं? इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे क्या हो गया? लोन पेयर हो गया और एक ये क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है। तो 2 डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, इसका मतलब टोटल कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि सभी कॉन्जुगेशन में डिलोकलाइजेशन होने से यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। इसका मतलब कंपाउंड इसकी नेचर क्या होगी? एरोमेटिक। तो ये मिजोआयनिक कंपाउंड जिनकी नेचर क्या होती है? एरोमेटिक होती है। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया, उसको मैंने समझाया। उम्मीद कर रहा हूँ इसलिए समझ में आया होगा। तो ये जो मिजोआयनिक कंपाउंड्स है ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसको ध्यान में रखना है। तो अब अपनी बात हो गई क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और उसके बाद अपने क्या पढ़ा? मिजोआयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली और उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, एक एग्जांपल भी देख लिया। अब कई बार क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता,
कि कंपाउंड की नेचर बताओ, कुछ कंपाउंड्स दे देगा, कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर दे देगा और पूछ लेगा कंपाउंड की नेचर बताओ। कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे अपने को फॉर्मूला मिल जाए उसी पर बेस्ड उस कंपाउंड की नेचर पहचाननी होती है। तो फॉर्मूला बेस्ड ऐसे कुछ एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो फॉर्मूला देगा उसके आधार पर अपन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर चेक करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होती है उसके अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर उस कंपाउंड की नेचर बता देंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ वन बाय वन, देखिएगा ध्यान से। तो देखिएगा C6H4, सबसे पहले मैं कौन सा एग्जांपल ले रहा हूँ, C6H4। अपने को क्या पूछ ले, इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी। दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या होमो एरोमेटिक है या क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी नेचर बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पर अपन क्या चेक करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर। इसमें कितने कार्बन है तो देखना ध्यान से, कार्बन कितने हैं 6, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कार्बन कितने होंगे 6, क्योंकि नेचर साइक्लिक कंपाउंड से चेक की जाएगी कि दिया गया कंपाउंड साइक्लिक तो होना ही चाहिए। C6H4 का मतलब क्या हुआ, कार्बन कितने हैं 6, साइक्लिक है, हाइड्रोजन कितने होंगे 4, 4 का मतलब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन मानो। यहाँ पे अगर मैं जैसे डबल बॉन्ड बना लूँ तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 कार्बन है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, अब हाइड्रोजन की संख्या काउंट करना 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना फॉर्मूला सही है। C6 यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो इस कंपाउंड की नेचर पूछी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिंग में डिलोकेलाइजेशन हो रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। डबल बॉन्ड का भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, एक डबल बॉन्ड और है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब डिलोकेलाइजेशन होता है तो कंपाउंड की नेचर क्या होती है, एरोमेटिक। तो ये जो C6H4 कंपाउंड है इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगा, नेचर इसकी क्या होगी, एरोमेटिक। इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड कंपाउंड की स्ट्रक्चर अपन कैलकुलेट करके उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट करके उसकी नेचर इजीली बता सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे C6H6 पॉजिटिव 2, इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल की C6H6 -2। इसके अपन फॉर्मूले के आधार पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उस कंपाउंड की नेचर देखेंगे। C6H6 का मतलब देखिएगा ध्यान से, कार्बन कितने हैं 6, कंपाउंड साइक्लिक होगा, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितने होंगे देखना 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, चार्ज कितना है, ये क्या है चार्ज, आवेश कितना है पॉजिटिव 2। पॉजिटिव 2 का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 कार्बन पर अलग अलग 2 पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और 2 कार्बन पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज हो गए जो बिल्कुल पास में होंगे। तो देखना ध्यान से, मैंने कहा +2 का मतलब 2 कार्बन पर कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अगर मैं कॉन्जुगेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये होगा। अब हाइड्रोजन की संख्या काउंट करते हैं, देखना ध्यान से हाइड्रोजन की संख्या कैसे काउंट की जाएगी इस कंपाउंड में। ये जो कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन है, 1, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 1, इस कार्बन पर भी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 4 5 और 6, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। कंपाउंड देखना, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करते हैं। 6 हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6, 2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अपना फॉर्मूला बेस्ड ये स्ट्रक्चर बन गई इसकी। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन होगा। तो दिया गया कंपाउंड फॉरेन सिस्टम को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। फॉरेन का मतलब दिया गया कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। तो इस कंपाउंड की नेचर क्या है, एंटी एरोमेटिक। इसी तरीके से इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा ध्यान से, कंपाउंड बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहाँ पे चार्ज भी क्या है, -2 है, यहाँ पे बदला क्या है, सिर्फ चार्ज बदला है। 2 कार्बन पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएंगे, बाकी इसमें क्या है, प्रोसेस सेम है। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो अपना बन गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेस्ड। अब अगर बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करते हैं, देखना
मैंने कहा नेगेटिव में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट की जाती है, नेगेटिव में 2, तो 2 नेगेटिव के मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 डबल बॉन्ड है इसका मतलब है 4 पाई इलेक्ट्रॉन और काउंट करने हैं। टोटल कितने हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड होंगे, इसका मतलब दिया गया कंपाउंड इसकी नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड, दोनों ही कंपाउंड्स की नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स की अपन बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बेस अपन कैसे कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाकर उसकी नेचर कैसे चेक की जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा इन एग्जांपल्स को, स्टेप बाय स्टेप चलना इसमें। जैसे 4th एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, C4H4 पॉजिटिव 2, इसी तरीके से C4H4 -2, इसी तरीके से 6 कंपाउंड की अगर मैं बात करूं C7H7 पॉजिटिव। इन कंपाउंड में अपने को क्या पूछ ले, इन कंपाउंड्स की नेचर क्या होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। C4H4 का मतलब एक साइक्लिक 4 मेंबर्ड कार्बन की संख्या कितनी है, जिसमें 4 है, एक कंपाउंड बनाना है। उसमें क्या करना है, 2 कार्बन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, +2 को अलग अलग कर लो, प्लस और प्लस, इसका मतलब 2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या काउंट करनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6। अभी तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है, अपने को कितनी चाहिए 4। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर मैं इसके कॉन्जुगेशन में कर दूं तो ये कंपाउंड क्या होगा, देखना, कार्बन भी 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, और इस पे कैसा चार्ज, +2 चार्ज। ये कंपाउंड क्या हो गया, अपने फॉर्मूले के हिसाब से करेक्ट है। इस कंपाउंड में अपन क्या चेक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इस कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक डबल बॉन्ड में कितनी होती है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन। तो ये जो दिया गया कंपाउंड इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। तो ये कंपाउंड इसकी नेचर क्या है, एरोमेटिक है। इसी तरीके से इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, C4H4 का मतलब 4 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक रिंग। इस रिंग में क्या होगा, कार्बन की संख्या 4 है, -2 का मतलब इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, नेगेटिव और नेगेटिव में। इसका मतलब 2 कार्बन पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया, अब अपने को क्या काउंट करना है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। अभी तक कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, अपने को कितने चाहिए 4। तो यहाँ पे अगर मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूँ इसके कॉन्जुगेशन में, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए, नेगेटिव चार्ज है 2। तो इसका मतलब ये कंपाउंड अपना सही है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कैसे करते हैं, देखना, जो डिलोकेलाइज्ड होंगे, नेगेटिव 2 नेगेटिव है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होगा, तो दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या है, नेचर में एरोमेटिक होगा। अब बात कर रहा हूँ C7H7। C7H7 का मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 7 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसमें अपने को क्या करना है, कार्बन की संख्या 7 हो गई। पॉजिटिव का मतलब एक कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अपने हाइड्रोजन की संख्या काउंट करनी है। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी कितने कार्बन है यहाँ पे इस कंपाउंड में, 13। अपने को कितने चाहिए 7। तो अगर मैं कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड दे दूँ, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, तो अब अगर मैं हाइड्रोजन की संख्या काउंट करूँ तो देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हाइड्रोजन आ गए, 7। कॉन्जुगेशन देने से इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की संख्या 7 आ गई, तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से सही बैठ रहा है। तो इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर अपन क्या बता देंगे, इसकी नेचर। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब काउंट करेंगे तो देखना, डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होने वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन होगा। तो दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। तो ये जो कंपाउंड दिया गया इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। इसी तरीके से अपन कुछ एग्जांपल्स और बात करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ।
देखिएगा, जैसे 7th एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, एक तो C5H6 पूछ ले। 8th नंबर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जैसे C8H9 पॉजिटिव पूछ ले, या एग्जाम्पल में क्या पूछ ले, और C8H8-2 पूछ ले, या अपने वो क्या पूछ ले कंपाउंड में C8H8 पॉजिटिव 2 पूछ ले। इन कंपाउंड्स के अपने वो नेचर पूछ ले, फॉर्मूला बेस्ड अपने वो डायरेक्ट अगर पूछ लेता है तो उसमें कैसे बनाते हैं देखना ध्यान से। स्ट्रक्चर C5H6 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखना ध्यान से। C5 का मतलब 5 मेंबर रिंग होगी साइक्लिक। H6 का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी। हाइड्रोजन की संख्या 6 देखना ध्यान से कैसे होगी। अगर मैं इस पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होने का मतलब किसी भी कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाऊं तो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 हाइड्रोजन है, अपने कितने चाहिए 6। अगर मैं एक डबल बॉन्ड और इसके कॉन्जुगेशन में लगा दूं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी देखना, 1 2 3 4 5 6, 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6। तो ये कंपाउंड अपना इस फॉर्मूले बेस्ड अपना करेक्ट है। इसमें अपने नेचर चेक करनी है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करनी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, दो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हो तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। जब डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा तब कंपाउंड की नेचर क्या होती है, नॉन एरोमेटिक। तो अब अपन चेक करेंगे कि डीलोकेलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कंपाउंड, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। इस कार्बन का संकरण क्या है यहाँ पे, sp3। जब भी किसी फॉरेन या फॉरेन प्लस टू सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फॉरेन और फॉरेन प्लस टू सिस्टम के अकॉर्डिंग हो लेकिन डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो, डीलोकेलाइजेशन अपने बढ़ाता, या तो sp3 कार्बन एटम मिल जाए रिंग में, या क्या मिल जाए, नॉन प्लेनेटरी मिल जाए, तो कंपाउंड की नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड sp3 संकरण कार्बन मिलने से इसकी नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड की नेचर कैसी होगी, नॉन एरोमेटिक। ये नेचर में क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरीके से C8H9 पॉजिटिव देखना ध्यान से, C8H9 पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, C8 का मतलब 8 मेंबर रिंग, 8 मेंबर कोई रिंग है। इस 8 मेंबर रिंग में क्या होगा देखना, C8 कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 8 कार्बन हो गए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। उसके बाद अगर हाइड्रोजन की संख्या काउंट करूँ तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी 15 हाइड्रोजन, अपने को कितने चाहिए, 9। इसका मतलब अगर एक डबल बॉन्ड लगा दूँ, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी भी कितने हैं, 13। अगर इस एक डबल बॉन्ड और लगा दूँ, अब हाइड्रोजन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भी एक ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में और ले लूँ, अब हाइड्रोजन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन की संख्या 9 हो गई। इस फॉर्मूले के आधार पर अपना कंपाउंड बिल्कुल सही है। अब अपन पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करेंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है देखना, 3 डबल बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। तो इस कंपाउंड में डीलोकेलाइजेशन किसकी वजह से रुक रहा है देखना ध्यान से। इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। तो कार्बन का sp3 संकरण आने से यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। डीलोकेलाइजेशन नहीं होने से 6 पाई इलेक्ट्रॉन में जब डीलोकेलाइजेशन नहीं होता हो तो ऐसे कंपाउंड्स की नेचर क्या हो जाती है, नॉन एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड इसकी नेचर क्या है, नॉन एरोमेटिक होगी। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अब 9th एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 9th नंबर का एग्जाम्पल, देखिएगा 9th नंबर का एग्जाम्पल क्या है,
C8H8, इसका मतलब क्या हुआ, 8 मेंबर रिंग है साइक्लिक, ये 8 मेंबर रिंग हो गई। हाइड्रोजन की संख्या -2 का मतलब क्या है, 2 कार्बन पर कैसे चार्ज हैं, नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद अगर मैं कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड रख दूं, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 8। अब अगर हाइड्रोजन की संख्या काउंट करूं तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कार्बन हो गए, 8 ही हाइड्रोजन हो गए, इसका मतलब कंपाउंड अपना सही है। अब अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करूं तो देखना 2 तो नेगेटिव के कारण कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 डबल बॉन्ड के कारण कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन 6, टोटल कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन होगा इस रिंग में, तो जिसके कारण 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होगा, इसका मतलब दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड नेचर में क्या है, एरोमेटिक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 10th नंबर एग्जाम्पल की। टेंथ नंबर का एग्जाम्पल क्या है, C8H8+2। C8H8 का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 8, साइक्लिक रिंग है। C8H8+2 का मतलब 2 कार्बन पर कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर कॉन्जुगेशन में ले लो तो कितने हाइड्रोजन हो गए, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन +2 चार्ज हो गया। इस कंपाउंड में अपन पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करें तो 3 डबल बॉन्ड के कारण, पॉजिटिव के कारण तो कितना होगा 0 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड के कारण कितने होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जब डिलोकेलाइजेशन होता है तो कंपाउंड की नेचर क्या होती है, एरोमेटिक। तो दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। इसी तरीके से अपन कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। इलेवंथ नंबर का एग्जांपल, 11th नंबर के एग्जांपल में जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे C5H5-। 12th नंबर का एग्जांपल जैसे C5H5 पॉजिटिव। 13 नंबर का एग्जांपल जैसे C6H5 पॉजिटिव। 14 नंबर का एग्जांपल C6H5 नेगेटिव। इसकी अपन बात करते हैं, अब देखना 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 11th नंबर एग्जांपल की। C5H5 का मतलब 5 मेंबर रिंग होगी, कोई साइक्लिक 5 मेंबर रिंग। ये साइक्लिक क्या है, 5 मेंबर रिंग। इसमें एक कार्बन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जैसे इस कार्बन पर मैंने क्या लिया, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद अपने हाइड्रोजन की संख्या काउंट करनी है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर रहा हूँ, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हाइड्रोजन हैं, 9 हाइड्रोजन। अब अपने को कितने चाहिए, 5। तो ये अगर मैं कॉन्जुगेशन में दे देता हूँ एक डबल बॉन्ड, अब कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 अपने को कितने चाहिए, 5। एक डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में लगा देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन, अब देखना हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन 5 कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करूँ तो कितनी होगी, नेगेटिव के कारण 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन होगा। तो दिया गया कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। तो 11th नंबर का कंपाउंड अपना इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। अब मैं बात कर रहा हूँ 12th नंबर एग्जाम्पल की, देखना ध्यान से। इसमें 5 मेंबर रिंग होगी क्योंकि कितने हैं कार्बन है, 5। एक कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। 5 हाइड्रोजन चाहिए, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड होंगे इसमें। तो हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन 5 कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज पीसी पे अपना कंपाउंड ये हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करनी है, तो 2 डबल बॉन्ड के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट नहीं की जाती, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन होगा। इसका मतलब इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। तो ये जो 12th नंबर का एग्जाम्पल है इसकी नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। C6H5 पॉजिटिव, ये देखना ध्यान से। 13 नंबर का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। C6 का मतलब क्या हुआ, कार्बन रिंग की संख्या कितनी है, 6 कार्बन रिंग में 6 कार्बन की संख्या होगी इसमें। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 5। एक कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे माना मैंने इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अपने हाइड्रोजन कितने चाहिए, 5। तो 5 हाइड्रोजन कैसे आ सकते हैं, देखना ध्यान से। अगर मैं कॉन्जुगेशन में 3 डबल बॉन्ड रख दूं एक साथ, तो इसके कारण अब हाइड्रोजन की संख्या काउंट करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या एक भी नहीं है इस कार्बन पर। इस कार्बन पर कितनी है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। तो कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 5। ऐसी स्पीशीज जिस पे कैसा चार्ज हो, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करिए तो अपना फॉर्मूले के आधार पर इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैंने कहा है कि कार्बन पर जब डबल बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसी को मानी जाती है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट होती है। पॉजिटिव में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट नहीं होती। पॉजिटिव में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 होती है। तो 3 डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, साइक्लिक रिंग में, जिसमें डिलोकेलाइजेशन होगा। तो 3 डबल बॉन्ड के कारण 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जब डिलोकेलाइजेशन होता है तो कंपाउंड नेचर क्या होती है, एरोमेटिक। तो ये जो कंपाउंड है इसकी नेचर क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। इसी तरीके से मैं 14 नंबर एग्जांपल की बात करूं, C6 का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। अगर इसमें मैं बात करूं तो एक कार्बन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव। इस कार्बन पर मैंने नेगेटिव चार्ज रख लिया। अब कॉन्जुगेशन में जब 3 डबल बॉन्ड रख दूं, अगर मैं 3 डबल बॉन्ड इस तरीके से रखता हूं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। देखना ध्यान से कैसे आएगी। इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 0 है। इस पर कितने हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5। तो कार्बन 6 और हाइड्रोजन 5। एक कार्बन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये अपना फॉर्मूला के आधार पर स्ट्रक्चर हो गई। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कैसे की जाती है, मैंने कहा एक ही कार्बन पर जब डबल बॉन्ड हो और नेगेटिव चार्ज हो तो इसमें से एक क्या होता है, लोकेलाइज्ड, और एक की नेचर क्या होती है, डीलोकेलाइज्ड। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो तो क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, यहाँ पे लोकेलाइज्ड। किसी एक को काउंट करना है पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करते समय, तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्या है, लोकेलाइज्ड। जब नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड होता है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी काउंट की जाती है, 0। जब नेगेटिव चार्ज, मैंने कहा ध्यान से सुनना, जब नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड हो तो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 काउंट की जाती है। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होता, डिलोकेलाइज्ड होता, तो नेगेटिव चार्ज में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 काउंट करते। लेकिन अभी क्या है, ये लोकेलाइज्ड, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0। अब रिंग में डिलोकेलाइज्ड होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जब डिलोकेलाइजेशन होता हो तो कंपाउंड की नेचर क्या होती है, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हो गए। कुछ 13 और 14 नंबर का एग्जांपल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इन दोनों को। तो ये अपने कुछ फॉर्मूले के आधार पर स्ट्रक्चर बनाकर, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के आधार पर कंपाउंड की प्रकृति कैसे चेक की जाती है, उसकी नेचर की दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, उसकी मैंने बात कर ली। तो ये अपनी बात हो गई कुछ कंपाउंड्स की, अपने पढ़ा एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और मिजोइनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अपने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ लिए और कुछ एग्जांपल ऐसे भी देखे जिसमें डायरेक्ट कंपाउंड ना देके फॉर्मूले के आधार पर अपने को क्या पूछ लेता है, कंपाउंड की नेचर पूछ लेता है। तो उसको कैसे सोल्व किए जाते हैं वो क्वेश्चंस, वो भी मैंने समझा दिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के जिन्हें समझ में आ रहे होंगे। तो ये तो अपनी बात हो गई एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स की नेचर अपने पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिसिटी, जो अपना टॉपिक है उसमें अपने लास्ट कैटेगरी में एक इफेक्ट और बचा है, उसको पढ़ के उसको अपने बाद उसके में क्या होगा, एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर, वो है एन्युलेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, एन्युलेशन इफेक्ट। एन्युलेशन इफेक्ट क्या होता है इसकी अपन चर्चा करेंगे कि इस एरोमेटिसिटी में एन्युलेशन इफेक्ट का एरोमेटिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा एन्युलेशन इफेक्ट, सबसे पहले बात आती है एन्युलेशन इफेक्ट होता क्या है। तो ऐसे बोला जाता है, यह प्रभाव बहुचक्रीय यौगिकों का मुख्य लक्षण होता है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, बहुचक्रीय यौगिक। बहुचक्रीय यौगिक इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो
मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एनुलेशन इफेक्ट। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। अब बात आती है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर रिंग की संख्या एक से ज्यादा हो। मैंने कहा पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें रिंग की संख्या एक से ज्यादा हो। उसमें क्या देखने को मिलता है? एनुलेशन इफेक्ट। एक से ज्यादा होने का मतलब रिंग की संख्या एक से ज्यादा हो और आपस में क्या हो? फ्यूज्ड हो। रिंग एक से ज्यादा हो और आपस में जुड़ी हुई हो, फ्यूज्ड हो। मैंने कहा जैसे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब साइक्लिक रिंग आपस में क्या हुई हो? जुड़ी हुई हो। जैसे ये मैंने कंपाउंड लिया, ये मैंने एग्जांपल लिया, एक मैंने ये एग्जांपल लिया। इसमें कितनी रिंग है? एक रिंग है। तो इसमें एनुलेशन इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में, इसका मुख्य मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एनुलेशन इफेक्ट। तो जब मैंने कहा रिंग की संख्या एक से ज़्यादा और आपस में फ्यूज्ड हो, तो इस तरीके के कंपाउंड्स में एनुलेशन इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस कंपाउंड में ज़्यादा एनुलेशन इफेक्ट मिलेगा, इस पर ज़्यादा एरोमेटिसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कहा ये प्रभाव बहुचक्रीय यौगिकों का क्या होता है? मुख्य लक्षण होता है। तो एनुलेशन इफेक्ट में और क्या बोल सकते हैं अपन? ये तो अपनी बात हो गई कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? पॉलीसाइक्लिक होना चाहिए और इनकी संख्या एक से ज्यादा और आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। अब होता है इसमें क्या होता है? जब दो रिंग आपस में जुड़ी हुई होगी या दो से ज्यादा रिंग आपस में जुड़ी हुई होंगी तो ये क्या करती हैं? इस पर एरोमेटिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में बहुचक्रीय यौगिकों में कुछ वलय, कुछ रिंग या वलय क्या करती हैं? अपनी समीपवर्ती वलय से, समीपवर्ती रिंग से एरोमेटिसिटी अलग करने की कोशिश करती हैं, अलग करने की कोशिश करती हैं। ऐसे प्रभाव को क्या बोला जाता है? ऐसे प्रभाव को कौन सा इफेक्ट बोला जाता है? एनुलेशन इफेक्ट। मैंने कहा बहुचक्रीय पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ रिंग क्या करती हैं? अपनी जो समीपवर्ती वलय है, समीपवर्ती का मतलब अपनी एडजेसेंट रिंग है, अपनी एडजेसेंट रिंग से अपनी एरोमेटिसिटी अलग करने की कोशिश करती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब दो रिंग आपस में फ्यूज्ड है या दो से ज्यादा रिंग आपस में फ्यूज्ड है तो कोई एक रिंग क्या करती है? कुछ रिंग्स अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करना चाहती हैं? अलग करना चाहती हैं। तो इस तरीके का प्रभाव अगर फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में देखने को मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है? एनुलेशन इफेक्ट। तो देखना ध्यान से, एक बात और बोली जाती है, अगर ये रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं और क्या करती हैं? समीपवर्ती वलय से एरोमेटिसिटी को अलग करती हैं। एरोमेटिसिटी अलग करने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली अपनी एरोमेटिसिटी अलग कर लेगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी रिंग्स। इसका मतलब ये नहीं है। फ्यूज्ड होगा लेकिन कंप्लीटली यहाँ पे एरोमेटिसिटी अलग नहीं होगी। तो इस एरोमेटिसिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, कंप्लीटली एरोमेटिसिटी अलग नहीं होगी। कोशिश जरूर करते हैं लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली एरोमेटिसिटी अलग अलग नहीं होती। जैसे दो या दो से ज्यादा रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं तो एक रिंग जिसमें से एक या एक से ज्यादा रिंग क्या करती हैं? उसमें से अपनी एरोमेटिसिटी को अलग करने का प्रयास करती हैं। तो कंप्लीट रूप से ये नहीं बोल सकते कि इस रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी अलग रिप्रेजेंट कर ली। एक रिंग का दूसरी रिंग पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा एरोमेटिसिटी पर। एक रिंग ये नहीं बोल सकती कि कंप्लीटली ये एरोमेटिसिटी मेरी है। तो इस तरीके का इफेक्ट जिन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? उस कंपाउंड्स में वो प्रभाव क्या कहलाता है? एनुलेशन इफेक्ट कहलाता है। तो देखना ध्यान से,
इन एनुलेशन इफेक्ट के कारण एरोमेटिसिटी कैसे डिस्टर्ब होती है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं इस चीज को। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया नॉर्मल, एक तो मैं अगर बात करूं जैसे बेंजीन की, ये क्या है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। एक नॉर्मल क्या है, एक रिंग है जो किसी भी दूसरी रिंग के साथ क्या नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है। एक अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, ये क्या है, नेफ्थेलिन। इसी तरीके से कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एंथ्रासिन। अगर इसमें मैं बात करूं तो मैंने कहा ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जो आपस में फ्यूज्ड हो, ऐसे पॉलीसाइक्लिक रिंग आपस में फ्यूज्ड हो, उसमें ज्यादा देखने को मिलता है कौन सा इफेक्ट है, एनुलेशन इफेक्ट। इन कंपाउंड्स में इनकी जो एरोमेटिसिटी है वो किसके द्वारा इफेक्टिव होती है, इससे एनुलेशन इफेक्ट के कारण। तो अब देखना ध्यान से, मैंने कहा जब एनुलेशन इफेक्ट बढ़ता है क्या होता है, एनुलेशन इफेक्ट बढ़ता है। एनुलेशन इफेक्ट किस में बढ़ता है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में। पॉलीसाइक्लिक का मतलब एक से ज्यादा रिंग जब आपस में जुड़ती जाती हैं उसमें एनुलेशन इफेक्ट बढ़ता जाता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, बहुत सक्रिय परमाणु या पॉलीसाइक्लाइजेशन बढ़ने से, पॉलीसाइक्लाइजेशन बढ़ने से क्या होगा, एनुलेशन इफेक्ट बढ़ेगा। तो ऐसे बोला जाता है जब एनुलेशन इफेक्ट बढ़ेगा उन कंपाउंड्स में ज्यादा बढ़ेगा जहाँ पे पॉलीसाइक्लाइजेशन ज्यादा हो। यहाँ पे पॉलीसाइक्लाइजेशन या रिंग की संख्या आपस में ज्यादा जुड़ी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे एनुलेशन इफेक्ट ज्यादा है। अब एक बात बोली जाती है कि जब पॉलीसाइक्लाइजेशन इफेक्ट बढ़ता है तो बॉन्ड फिक्सेशन भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, बॉन्ड फिक्सेशन। अब बात आती है बॉन्ड फिक्सेशन होता क्या है, बंध का स्थिरीकरण, बंध विकृति क्या होती है यहाँ पे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। बंध विकृति यहाँ पे क्या हो जाती है, एनुलेशन इफेक्ट बढ़ने से बढ़ जाती है। तो इन तीनों कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे पॉलीसाइक्लाइजेशन ज्यादा है, इस कंपाउंड में ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड फिक्सेशन ज्यादा है, बंध विकृति ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि एनुलेशन इफेक्ट के कारण इन रिंग में आपस में क्या हो गई, एरोमेटिसिटी गड़बड़ा गई। एरोमेटिसिटी यहाँ पे क्या हो गई, इफेक्टिव होगी। तो कैसे होगी देखना, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रिंग की बात करूं तो ये कहेगी मेरी एरोमेटिसिटी है, ये कहेगी मेरी एरोमेटिसिटी है, ये कहेगी मेरी एरोमेटिसिटी है। तो तीनों में क्या होगी, एरोमेटिसिटी का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे इक्वल रेजोनेंस नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना, इक्वल रेजोनेंस नहीं होता। जब इक्वल रेजोनेंस नहीं होता, इक्वल समान अनुनाद नहीं होता किसी रिंग में, इन रिंग्स में आपस में क्या होता है, इक्वल रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा। इक्वल रेजोनेंस जब नहीं होता है तो इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड फिक्सेशन बढ़ गया। बॉन्ड का जो स्थिरीकरण था पहले, जैसे मैं बेंजीन में बात करूं तो यहाँ पे बॉन्ड फिक्सेशन कम है, स्थिरीकरण ज्यादा है, क्योंकि दूसरी रिंग इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम होगी, क्यों होगी, क्योंकि दूसरी रिंग का इस पे एरोमेटिसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन के कारण यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बॉन्ड पर किसी भी तरीके की कोई यहाँ पे इफेक्टिवनेस नहीं आई, जिसके कारण बॉन्ड फिक्सेशन यहाँ पे कम है। और यहाँ पे एनुलेशन इफेक्ट के कारण बॉन्ड फिक्सेशन बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रेजोनेंस नहीं होता। जब बॉन्ड फिक्सेशन बढ़ता है, बॉन्ड फिक्सेशन बढ़ने से क्या होता है देखिएगा, बॉन्ड फिक्सेशन बढ़ता है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉन्ड फिक्सेशन बढ़ने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी का मतलब यहाँ पे इस रिंग में अपने कितनी बोली थी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी, यहाँ पे इस कंपाउंड में 28, इस कंपाउंड में पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कितनी बोली थी, अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी 36। इसमें नेफ्थलीन में पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ 30.5, और इसमें कितनी थी 28 किलो कैलोरी पर मोल। इन कंपाउंड्स में मैंने कहा जब बॉन्ड फिक्सेशन बढ़ जाता है तो यहाँ पे पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, निकलने वाली ऊर्जा कम है। इसका मतलब सिस्टम की, इस सिस्टम की पॉलीसाइक्लाइजेशन बढ़ने से पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कम हो रही है।
पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कम हो गई यहाँ की, तो क्या होगा, निकलने वाली ऊर्जा कम निकल रही है किसी सिस्टम में से, सिस्टम में से जब निकलने वाली ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम की, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम की स्टेबिलिटी इजीली बताई जा सकती है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ी, क्योंकि पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कम है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, इसकी कम होगी। तो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, बेंजीन की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नैफ्थेलिन, उसके बाद सबसे कम स्टेबिलिटी कम किसकी है, इस एंथ्रासिन की, क्योंकि यहाँ पे एनुलेशन इफेक्ट बढ़ गया, इसकी एरोमेटिसिटी पे इसका इफेक्ट पड़ गया। पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब एरोमेटिसिटी भी यहाँ पे कम हो गई, स्टेबिलिटी भी कम हो गई, एरोमेटिक कैरेक्टर भी कम हो गए, इसका मतलब यहाँ पे एरोमेटिसिटी भी कम हो गई और स्टेबिलिटी भी कम हो गई। तो मैंने कहा फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में एनुलेशन इफेक्ट है, ये इसको बोलते हैं एनुलेशन इफेक्ट है, जिसमें रिंग की क्या हो जाती है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। रिंग में एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने से इक्वल रेजोनेंस नहीं आ पाता, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे प्रभाव जिन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है उसको क्या बोला जाता है, एनुलेशन इफेक्ट। तो ये तो रिलेटिव बात होगी, स्टेबिलिटी, इसने एरोमेटिसिटी पर कैसे अपना इफेक्ट शो किया, एनुलेशन इफेक्ट के कारण एरोमेटिसिटी कैसे डिस्टर्ब होती है, इसकी बात होगी। अब बात आती है तीनों ही कंपाउंड अपन ने कंपैरेटिवली पढ़े, एक तो बेंजीन, नैफ्थेलिन और एंथ्रासिन। तीनों कंपाउंड की नेचर वैसे तो क्या है, एरोमेटिक है। ये बात अलग है कि एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, लेकिन तीनों कंपाउंड की नेचर क्या है, एरोमेटिक। तीनों कंपाउंड अगर एरोमेटिक है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ही कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। एरोमेटिक होने की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापित अभिक्रिया देना। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीनों ही कंपाउंड देंगे। कैसे देंगे, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की जाती है, तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में देखना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ऐसे बोली जाती है कि यहाँ पे इस पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो इस एरोमेटिक कंपाउंड्स पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल की वजह से सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसमें ऐसे बोला जाता है कि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में वहां अटैक करेगा जहां ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग क्या हो रही हो, सेपरेट हो रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेंजीन रिंग सेपरेटेड हो। ज़्यादा से ज़्यादा किसी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, उस कंपाउंड भी रिलेटिव पोजीशन किसके लिए फेवरेबल होगी, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज के लिए वो फेवरेबल होगी। तो मैंने कहा इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, उस पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में वो पोजीशन फेवरेबल होगी इलेक्ट्रोफाइल के लिए जहां पर क्या होता हो, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग जहां पर जुड़ेगी वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा, वो पोजीशन क्या होगी, फेवरेबल होगी। इस बात को मैं किससे समझा रहा हूँ, एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
जैसे तीनों कंपाउंड्स की मैं कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ, जब इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों के साथ अटैक करेगा तो इनकी फेवरेबल पोजीशन क्या होगी, देखना ध्यान से। तो मैंने कहा ये कंपाउंड्स कौन सी अभिक्रिया देते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा ध्यान से क्या इफेक्ट होगा इसका। जैसे मैंने बेंजीन की बात की, एक मैंने किसकी बात की, नेफ्थेलीन की। कंपेरेटिवली इसकी स्टडी करेंगे अपन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पे होगा तो फेवरेबल पोजीशन कौन सी होगी। इन कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिएगा ध्यान से इनकी नंबरिंग कैसे की जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें बेंजीन में तो किसी भी तरीके की नंबरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूज सिस्टम नहीं है। तो ये 6 कार्बन हो गए। इसमें नंबरिंग कैसे की जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो एंथ्रासीन है इसमें कैसे की जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से नंबरिंग का इसमें क्या होता है, ऑर्डर सीक्वेंस होता है। अब अगर मैं बात करूं, मैंने कहा जब ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, इसका मतलब इस पर क्या क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस पर भी क्या आएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन या फेवरेबल पोजीशन कौन सी होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, जब बेंजीन पर ही आता है, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो स्पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ शिफ्ट कर दो, कैसे भी कर दो। बेंजीन ये कोई पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अपनी बात जो मैंने बात कही कि बेंजीन ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, सेपरेट बेंजीन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, वो पोजीशन वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल के लिए फेवरेबल होगी। वो किसके लिए बोली थी, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। बेंजीन तो क्या है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो जनरली यहाँ पे कैसे भी अटैक करवा दो। देखना ध्यान से, मैंने कहा इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये बेंजीन यहाँ पे कैसा चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से पहले से एक हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे कैसा चल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस कार्बन पर क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसकी तो पोजीशन क्या होगी, अपने पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसमें किसी भी तरीके की बेंजीन सेपरेट नहीं होगी, तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, इसे इलेक्ट्रोफाइल को इसके साथ जोड़ दिया। ये पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में ऐसे घूमता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा, मैं कह रहा हूँ ये बेंजीन अपनी इसमें क्या हुआ, एक तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, एक हाइड्रोजन है ही, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसे रिंग में डिलोकेलाइज्ड होता रहेगा और इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। तो इस तरीके से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट है कैसे भी जुड़ जाएगा। अब बात आती है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में, मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बेंजीन रिंग सेपरेट मिले, बेंजीन रिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैं बात करूँ इस कंपाउंड में 1 और 2 नंबर कार्बन की, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो क्या होगा, देखना कंपाउंड क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। 1 नंबर पोजीशन पर कैसा चल जाएगा, नेगेटिव, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। देखना कैसे जुड़ेगा, ये इसकी कौन सी पोजीशन थी, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। मैंने कहा इस फर्स्ट पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, सेकंड वाले कार्बन, सेकंड नंबर पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही। फर्स्ट वाले पर क्या जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, पहले से हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। अपनी बात चली थी इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बेंजीन रिंग क्या हो, सेपरेट हो। दिए ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद ये क्या है, बेंजीन रिंग। देखिएगा ध्यान से, ये अपनी क्या है, बेंजीन रिंग। मैंने कहा जहाँ पर बेंजीन रिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, बेंजीन रिंग की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की पोजीशन क्या होगी, फेवरेबल होगी। इस कंपाउंड में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की पॉसिबिलिटी है, या क्या हो सकती है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे एक दिन बेंजीन रिंग क्या हो रही है, इससे इस कंपाउंड से सेपरेट हो रही है, ये बेंजीन रिंग इससे क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा
ये तो क्या है, दो साइकिल आपस में फ्यूज्ड हैं। इसमें क्या होगा, एक बेंजीन रिंग क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड होगा इसकी फेवरेबल पोजीशन कौन सी होगी, 1 या 3rd पोजीशन क्या होगी, फेवरेबल होगी। तो नेफ्थलीन में अगर मैं बात करूं तो एक बेंजीन रिंग सेपरेट हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा इस रिंग में इजीली हो जाएगा। अब बात आती है एंथ्रासिन में। तो एंथ्रासिन में देखिएगा कैसे होती है अटैकिंग पोजीशन कौन सी होगी। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए अपने को, पोजीशन, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन मिलनी चाहिए। अगर मैं 9th नंबर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ले आऊँ तो ऐसे बोला जाता है एंथ्रासिन में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है, 9th नंबर पोजीशन पर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, इसका कारण बता रहा हूँ मैं। 9th और 10 नंबर पोजीशन क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए फेवरेट पोजीशन होती है, फेवरेबल पोजीशन होती है। क्यों होती है इसका मैं कारण बता देता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा 9th और 10th नंबर पोजीशन क्या होती है, एंथ्रासिन में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए कौन सी पोजीशन फेवरेबल बताई, 9 नंबर और 10 नंबर पोजीशन क्या होती है, फेवरेबल होती है। क्यों होती है इसका कारण मैं बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जब इस 9th नंबर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया तो इसके साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन पहले से था, एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ गया और वैसे के वैसे बॉन्ड्स को अपने क्या करने हैं, शो करने हैं। यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा। अब देखना ध्यान से, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए। ये जो पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। जैसे मैं इसको थोड़ा अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस कंपाउंड की जगह में क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अलग रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, इसके बाद रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन में है इसलिए क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था, ये अपने डबल बॉन्ड की पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन वैसे के वैसे रखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये अपनी कंडीशन हो गई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद। अब देखिएगा, मैंने कहा ये जो एंथ्रासिन है इसमें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए फेवरेबल पोजीशन कौन सी होती है, 9th और 10th पोजीशन। तो 9th और 10th पोजीशन कौन सी है, देखना ध्यान से। इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग 9th और 10th कंडीशन कौन सी है, 9th नंबर की पोजीशन तो ये हो गई और 10th नंबर की पोजीशन कौन सी होगी, ये होगी। तो 9th और 10th नंबर की पोजीशन ये होगी। 10th नंबर की क्यों, क्योंकि अगर मैंने कहा इस 9th नंबर पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण, या पॉसिबिलिटी क्या थी, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसे 10th नंबर कार्बन की तरफ चले जाए तो 10th नंबर पर क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए बोला जाता है, मैंने कहा पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा जहाँ पे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग सेपरेट मिले। ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग सेपरेट होने का मतलब, देखना ध्यान से, इसमें ये एक बेंजीन रिंग सेपरेट हो गई और इसमें कौन सी रिंग हो गई, दो बेंजीन रिंग क्या हो रही है, यहाँ पे सेपरेट हो रही हैं। दो बेंजीन रिंग सेपरेट होने के कारण एंथ्रासिन में ऐसे बोला जाता है कि जिस पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग सेपरेट होगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली क्या करेगा, अपनी फेवरेबल पोजीशन सेट करेगा। तो 9th और 10th नंबर पोजीशन के कारण क्या होता है, अगर अटैक 9th और 10th पोजीशन पर करता है तो दो बेंजीन रिंग सेपरेट हो रही हैं, दो बेंजीन रिंग क्या हो रही हैं, सेपरेट हो रही है। इस सेपरेशन के कारण ही इस एंथ्रासिन में 9th और 10th पोजीशन क्या होती है, फेवरेबल होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा, किसी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा जहां पे उसकी फेवरेबल पोजीशन कौन सी होगी, जहां पर ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग सेपरेट मिले। तो ये एक तरीके का पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस साइक्लिक कंपाउंड में अपने को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग सेपरेट करनी है। तो एक ही तरीका है, दो बेंजीन रिंग सेपरेट करने का तरीका यही है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल 9th और 10th पोजीशन पर आकर जुड़ जाए। तो इसलिए एंथ्रासिन में ऐसे बोला जाता है कि 9th और 10th पोजीशन पर क्या हो सकती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई एनिलेशन इफेक्ट के कारण इसकी एरोमेटिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड अपनी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए। एक कंडीशन अप्लाई की थी अपने
कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेंगी, बेंजीन रिंग सेपरेट होंगी, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली वहां पे इसकी फेवरेबल पोजीशन होगी। इसको ध्यान में रखना है थोड़ा। अब बात आती है, जैसे मैं बात करूं, एक तो नेफ्थेलिन की कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं, जिन कंपाउंड्स में क्या देखने को मिलता है, एनुलेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, उन कंपाउंड्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं। एक कंपाउंड और है, ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे वन बाय वन। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तीनों की कैसे होती है। तो देखना, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंपाउंड को नेफ्थेलिन, क्या बोला जाता है, नेफ्थेलिन। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, एंथ्रासिन। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, एंथ्रासिन। और इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, फिनेंथ्रीन। तो ये वैसे कंपाउंड है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, एनुलेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जब बात आती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसमें कितनी होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो नेफ्थेलिन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है 3, एंथ्रासिन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं 4, और ये जो फिनेंथ्रीन है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होती हैं, 5। फिनेंथ्रीन में कितनी होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 5। कैसे होती हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन स्ट्रक्चर्स को, उसकी वन बाय वन मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसमें नेफ्थेलिन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होती हैं, 3। उसकी मैं बात कर रहा हूँ कैसे 3 होती हैं। अपने को क्या करना है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट करना है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है देखना, ये अब क्या है, नेफ्थेलिन। नेफ्थेलिन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ ऐसे अलग बॉन्ड के आधार पर, ये मैंने क्या किया, बॉन्ड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होती हैं, 3। कैसे होगी देखना, ध्यान से देखना इस चीज़ को। सबसे पहले अगर मैं इस ये जो फर्स्ट वाली रिंग है, फर्स्ट वाली रिंग, इसमें क्या कर दूं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कर दूं। फर्स्ट रिंग में मैंने क्या कर दिया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। तो देखना क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ये पहले से वैसे के वैसे। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कर दिया। इस रिंग में डीलोकलाइजेशन से ये बनेगा। उसके बाद अगर मैं क्या करूं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या कर दूं, डीलोकलाइजेशन कर दूं। देखना तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिएगा ध्यान से, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये क्या होगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इस रिंग में क्या कर दूं, दोबारा क्या कर दूं, इस रिंग में डीलोकलाइजेशन कर दूं, तो देखना क्या होगा, इस रिंग में दोबारा मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या कर दिया, डीलोकलाइजेशन कर दिया। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, देखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या हैं, सेम है। इसका मतलब रेजोनेंट स्ट्रक्चर, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं तो कितनी हो गई, 1 2 3। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है नेफ्थेलिन में, 3 होती हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जिस कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो नेफ्थेलिन है, एंथ्रासिन है, फिनेंथ्रीन है, इसमें स्टेबल किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, फिनेंथ्रीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा 5 होती हैं वहाँ पर, तो उसकी स्टेबिलिटी इनके कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। अब इसी तरीके से अगर एंथ्रासिन की मैं बात करूँ, एंथ्रासिन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बताई मैंने, 4।
एंथ्रासिन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखी जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। किसकी बात कर रहा हूँ? एंथ्रासिन। एंथ्रासिन, एंथ्रासिन क्या होती है? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 3 रिंग आपस में जुड़ी हुई हो। देखिएगा अपने को क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करनी है इसके अंदर। मैंने कहा 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं, कैसे बनेगी, देखना ध्यान से। इसकी सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव पोजीशन के आधार पर अपन इजीली बता सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो नंबरिंग दे देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले देखना इस रिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रिंग है फर्स्ट वाली रिंग, इस रिंग में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इससे इस बेंजीन में मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया, डीलोकलाइजेशन किया फर्स्ट रिंग में। तो क्या बनेगा देखना ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से थे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ये तो स्ट्रक्चर होगी इसके। एक रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन से स्ट्रक्चर ये बन सकती है। और क्या हो सकता है, अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको मैं सीक्वेंस में क्या करूँ, इसका डीलोकलाइजेशन करूँ। एक बार पॉसिबिलिटी क्या है, इन सभी का डीलोकलाइजेशन एक सीक्वेंस वाइज कर दूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना ध्यान से। यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी वो कैसी होगी देखना। डीलोकलाइजेशन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बनेगा। अब अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। रिलेटिव पोजीशन के आधार पर अपन चेक कर सकते हैं। कोई भी डबल बॉन्ड इसके इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ तो देखना इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का क्या कर दूं, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कर दूं। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या होगी देखना। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के बाद इस रिंग में, इस रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इस रिंग में अपने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं अपने को, क्या करनी है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनानी है किसकी, एंथ्रासिन की। वही उसकी क्या कहलाती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मैंने ये कर दी डिफरेंट स्ट्रक्चर। मैंने कहा एंथ्रासिन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, 4 होती हैं। अब दिमाग में आता है कि सर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम ही लग रही हैं। सेम नहीं है, देखना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोजीशन। तो ये तो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड 1 9 10 4 इन दोनों के क्या, इन चारों के बीच में आ रहा है। 1 9 4 10 इन दोनों के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ है, 8 9 5 10, 8 9 5 10 के बीच क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर इसके जैसी नहीं है। ऐसे में सोचना है ये बेंजीन है, ये भी यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सीक्वेंस ऐसे सेम है। लेकिन नंबरिंग के आधार पर इजीली पता कर सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो ये वो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो किसमें, एंथ्रासिन में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। कौन कौन सी होती है मैंने बता दिया तरीका। सबसे पहले इस रिंग में अपने को क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन से। उसके बाद पूरे कंपाउंड में अपन क्या कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। उसके बाद इस राइट वाली रिंग में क्या कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो टोटल एंथ्रासिन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनती हैं। इसी तरीके से अपन बात करें फिनेंथ्रीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होती हैं, 5। उसकी और बात कर लेता हूं मैं। उसके बाद अपना जो टॉपिक है एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लास्ट में बात कर रहा हूं अबे किसकी, फिनेंथ्रीन की। फिनेंथ्रीन फिनेंथ्रीन में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, देखना ध्यान से।
ये अपनी फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन एंथ्रासिन में क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो रिंग डायरेक्ट से जुड़ी हुई थी सीक्वेंस में, वो थोड़ी ऊपर जुड़ी होती है दोनों रिंग के, उसमें उसको क्या बोलते हैं, फिनेंथ्रीन। इस फिनेंथ्रीन में अगर मैं बात करूँ किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें 5। वो कौन कौन सी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है देखना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिंग में फर्स्ट वाली रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन करूंगा। तो देखना क्या बनेगा, फर्स्ट रिंग में डिलोकेलाइजेशन से पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये पहले से ऐसे के ऐसे होंगे। अब अगर इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, इस कंपाउंड में मैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस क्या कर दूं, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इसकी पोजीशन में सबसे पहले पोजीशन इसको शो कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोजीशन। ये पोजीशन रिलेटिव हो गई। इसकी पोजीशन के आधार पर पूरे ओवरऑल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, इस ओवरऑल कंपाउंड में मैं क्या कर दूं, सीक्वेंस वाइज देखना ध्यान से, अगर सीक्वेंस वाइज करूं तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और इस रिंग के इलेक्ट्रॉन इधर। क्या कर रहा हूं, ये जो सेकेंड रिंग है, मैंने कहा ये जो सेकेंड रिंग अपन ने अप्लाई की है, इस सेकेंड रिंग में क्या कर रहा हूँ मैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो सेकेंड रिंग में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या बनेगा देखना, यहाँ पे मैंने कहा इस रिंग में अपने को क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये पहले से था, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये बन गई अपनी, कितनी हो गई, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। अब देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, अब पूरे इस कंपाउंड में पूरे सीक्वेंस में अपने क्या करें, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन। अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पाई बॉन्ड के इधर, ये सीक्वेंस अगर मैं काम में लूं तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी क्या है देखना। पॉसिबिलिटी के आधार पर अपन क्या चेक कर रहे हैं कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो सकती है। तो देखना ध्यान से, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब क्या हो गया, बेंजीन रिंग किसी भी कंपाउंड में बीच में नहीं थी, अब क्या आ गई, इस कंपाउंड में बीच में बेंजीन रिंग आ गई। अगर बीच में बेंजीन रिंग थी तो अगर अपन नंबरिंग के आधार पर डबल बॉन्ड की संख्या, डबल बॉन्ड देखें तो 9th और 10th, ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम सी लग रही है। तो ध्यान से देखिए, 9th और 10th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 9th और 10th पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे क्या है, डिफरेंट है। अब अगर इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो इस बीच वाली रिंग में, ये जो सेंटर में जो रिंग है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन रिप्रेजेंट कर दूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी देखना। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये हो गया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये ऐसे के ऐसे। तो इस रिंग में अपने क्या कर दिया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस सभी से क्या डिफरेंट है। अब अगर मैं वापस इस बीच सेंटर वाली, ये जो सेंटर वाली है, इस सेंटर वाली रिंग में क्या कर दूं, डिलोकेलाइजेशन कर दूं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में क्या कर दूं, डिलोकेलाइजेशन कर दूं। तो डिलोकेलाइजेशन के बाद अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या मिलेगी, इन पांचों में से कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगी। कौन सी मिलेगी, ये वापस मिलेगी। अगर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं वापस पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन कर दूं, कौन सी रिंग में, ये जो अपनी रिंग है, इस रिंग में अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन वापस कर देता हूँ तो वापस क्या बनेगी, ये बन जाएगी। तो अपने वापस नहीं बनानी, स्ट्रक्चर रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये जो पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसमें, फिनेंथ्रीन में, ये सभी में क्या है, डिफरेंट है, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनकी नंबरिंग मैं वापस कर देता हूँ। इस कंपाउंड में अगर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो नंबरिंग के आधार पर डबल बॉन्ड्स काउंट कर लें, डबल बॉन्ड देख लें कि नंबरिंग के बीच डबल बॉन्ड है, जरूर एक के बीच भी वेरिएशन आता है, इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे भी नंबरिंग कर देता हूँ,
5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये फिनेंथ्रीन में क्या हो गई, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने इसकी पॉसिबिलिटी बता दी कैसे होती है, ये मैंने इसका बातें कर लिया। जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी पूछ ले इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन और फिनेंथ्रीन में किसकी ज़्यादा होती है, फिनेंथ्रीन की। तो ये अपना टॉपिक था एरोमेटिसिटी, ये अपना कंप्लीट हो गया। ये जो अपनी एरोमेटिसिटी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस चल रहा था वो अपना आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने इसके आगे का कंटेंट, न्यू कंटेंट के साथ आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो तब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगर एरोमेटिसिटी में आपके किसी भी लेक्चर में कोई भी किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इनको बार बार लिख लिख के याद करिए, तभी ये इतना इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन इजीली समझ में आएगा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।